नमस्कार। आप सभी दर्शकों का ज्योतिष सरोवर में हार्दिक स्वागत है। आज की वीडियो में हम चर्चा करने वाले हैं तुला लग्न के राजयोग के बारे में कि वह कौन सी ग्रह स्थितियां हैं, वह क्या कॉम्बिनेशंस हैं जो तुला लग्न में राजयोग का निर्माण करते हैं। साथ ही हमारे आज की वीडियो में भी एक दर्शक के प्रश्न का उत्तर दिया जाएगा। तो आइए बिना विलंब के चर्चा शुरू करते हैं। देखिए, यदि मैं तुला लग्न की बात करूं तो तुला लग्न के सर्वाधिक जो कारक ग्रह होते हैं शनि, वो क्यों ये जानिए। यह है जन्म कुंडली का चतुर्थ भाव। तुला लग्न में चतुर्थ भाव जहां 10 अंक लिखा हुआ है, और यह होता है पंचम भाव जहां 11 अंक। ये केंद्र है और ये त्रिकोण है। शनि एक केंद्र और एक त्रिकोण के स्वामी होने की वजह से अत्यंत शुभ फलदायी होते हैं। यह सबसे महत्वपूर्ण ग्रह तुला लग्न के लिए। जब महत्वपूर्ण की बात हो रही है तो हम सब जानते हैं कि लग्नेश की भूमिका कितनी बढ़ जाती है। तो शुक्र यहाँ लग्न के स्वामी है, लग्न अर्थात जहां 7 अंक लिखा हुआ है तुला लग्न में, और अष्टम भाव जहां 2 अंक लिखा हुआ है। तो शुक्र लग्न और अष्टम के स्वामी, लग्नेश है तो शुभ है। तुला लग्न के एक और योग कारक ग्रह बुध। बुध यहां भाग्येश है और द्वादशेश है, यानी नवम भाव के स्वामी और द्वादश भाव के स्वामी। अब मन में सवाल आएगा कि द्वादशेश है तो शुभ कैसे। तो देखिए, यहां त्रिकोण के भी स्वामी है और द्वादशेश स्थानांतरण का फल देते हैं। अर्थात अगर ग्रह, इसको ऐसे समझिए आपको आसानी होगी, अगर ग्रह किन्हीं 2 भाव के स्वामी हैं जिनमें एक भाव द्वादश भी है, तो फिर वो दूसरी राशि का फल ज्यादा देते हैं, यानी वो नवम भाव का फल ज्यादा देंगे। तो ये 3 ग्रह विशेष रूप से शुभ हो जाते हैं। मंगल धनेश बनते हैं और सप्तमेश बनते हैं, यानी धन और विवाह के लिए मंगल की स्थिति। सूर्य लाभेश बनते हैं, लाभ के लिए सूर्य की स्थिति। और तुला लग्न में गुरु बृहस्पति को अकारक माना गया है, लेकिन गुरु भी राजयोग दे सकते हैं। बताऊंगा कैसे इसी वीडियो में। अब देखिए, आइए वो कुछ ग्रह स्थितियों को समझ लेते हैं जहां पर राजयोग निर्मित होगा। तो यदि लग्न में ही शुक्र और बुध विराजमान हो, सूर्य स्थित हो धन भाव में, बुध शुक्र लग्न में, सूर्य स्थित हो धन भाव में, मंगल स्थित हो चतुर्थ भाव में जहां 10 अंक लिखा है, और गुरु स्थित हो दशम भाव में कर्क राशि पर। तो यह अत्यंत श्रेष्ठ राजयोग है। वो इसलिए कि शुक्र और बुध, जहां लग्नेश शुक्र लग्न में होकर के मालव योग बना देंगे, वहीं पर बुध के साथ लग्नेश और नवमेश का योग लग जाएगा, और यह योग जातक को जीवन में अत्यंत भाग्यशाली बना देगा। तो यह बहुत अच्छी स्थिति। सूर्य स्थित हो जाएंगे लाभेश अपने मित्र राशि में धन भाव में। लाभेश का धन से संबंध बनना धनवान, और यही मंगल धनेश और सप्तमेश उच्च के और गुरु भी उच्च के। तो मान सम्मान देने वाले ग्रह मित्र राशि में, ऐश्वर्य और भाग्य देने वाले ग्रह, ज्ञान देने वाले ग्रह और पराक्रम देने वाले ग्रह, जब ये सभी ग्रह बहुत अच्छी स्थिति में हो जाएंगे तो निसंदेह एक अत्यंत श्रेष्ठ राजयोग का निर्माण हो जाएगा। अब आइए एक और परिस्थिति को ले लेते हैं। यदि सूर्य बुध और शुक्र लग्न में हो, पुनः सुनिएगा, सूर्य बुध और शुक्र, बुध शुक्र का पूर्व बताया अभी। सूर्य यहां नीच के होंगे, लेकिन नीचा तो भंग हो जाएगा। मंगल हो मकर राशि पर चतुर्थ में, गुरु हो कर्क पे, तो भी एक बहुत ही अच्छी स्थिति। जातक के जीवन में खूब धन आता है। और तुला लग्न में सूर्य बुध शुक्र की युति मैंने बहुत अच्छे लोगों की जन्म कुंडली में देखी।
उदाहरण के लिए देशबंधु चित्तरंजन दास जी की जन्म कुंडली, उनकी जन्म कुंडली में तुला लग्न में सूर्य बुध शुक्र यहीं स्थित। सानिया मिर्जा जिनको आप सभी लोग जानते हैं, उनकी जन्म कुंडली में सूर्य बुध शुक्र यहीं स्थित। और भी कई हस्तियां, शुक्र बुध का जो मैंने आपको उदाहरण दिया, हमारे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी, इनकी जन्म कुंडली में शुक्र बुध की स्थिति यहां। सूर्य बुध शुक्र और मंगल, वीरेंद्र सहवाग की जन्म कुंडली में सूर्य बुध शुक्र और मंगल यहीं स्थित है। तो अगर सूर्य का नीचभंग हो गया है और सूर्य डिग्री में अच्छे हैं तो निस्संदेह यह बहुत ही श्रेष्ठ राजयोग है। आइए चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। तुला लग्न की जन्म कुंडली में यदि शनि उच्च के हो, लग्न में शश योग का निर्माण कर रहे हो, सूर्य बुध और शुक्र हो दशम में और मंगल हो चतुर्थ भाव में, तो भी बहुत अच्छी स्थिति। अब जब शनि उच्च के होंगे तो परम योग कारक ग्रह उच्च के हो रहे हैं, यानी जीवन में ऐश्वर्य मान सम्मान सब कुछ दे देंगे। धनेश और सप्तमेश मंगल उच्च के और सूर्य और मंगल का संबंध बनना, और यही सूर्य बुध और शुक्र में बुध मंगल का संबंध बनना बहुत ही अच्छी स्थिति। तुला लग्न की जन्म कुंडली में चंद्रमा यदि राहु के साथ दशम भाव में स्थित हो जाए, चंद्र राहु यहां स्थित हो और सूर्य बुध शुक्र भाग्य स्थान में स्थित हो, तो भी बहुत अच्छी स्थिति। यह भी एक राजयोग का निर्माण करती है। अब हम लोग एक गुरु पर चर्चा कर लेते हैं, क्योंकि तुला लग्न में गुरु को अकारक कहा जाता है। देखिए, गुरु स्वामी होते हैं तृतीय स्थान के और षष्ठम स्थान के। अब तृतीय और छठे के स्वामी होकर के स्वाभाविक सी बात है कि ये मारक बन जाते हैं और अकारक भी होते हैं। परंतु एक बात आप लोग गौर कीजिएगा, तीसरा भाव और छठा भाव उपचय स्थान भी है। तो गुरु हो सकता है कि स्वास्थ्य संबंधित समस्याएं दे, इससे मैं बिल्कुल इनकार नहीं करूंगा। पर यदि गुरु शुभ और बलवान हुए तो निसंदेह और निश्चित रूप से धनवान बनाएंगे, क्योंकि दो उपचय भाव के स्वामी हैं। और कई धनाढ्य व्यक्तियों की जन्म कुंडली में आपको तुला लग्न में ही गुरु अच्छी स्थिति में दिखेंगे और गुरु की महादशा भी आपको अच्छा फल देते दिखेगी। हाँ, स्वास्थ्य संबंधित बाधाओं के साथ, यह मैं कह रहा हूं। तो यह भी एक बहुत अच्छी स्थिति, गुरु का संबंध बन जाना तुला लग्न में। अब यदि गुरु छठे भाव में स्थित हो जाए, तो छठे भाव में स्थित होंगे तो यहां पर शत्रुघ्नता बनाते हैं, विरोधियों को दबा देंगे। तो गुरु की महादशा तुला लग्न वालों के लिए हमेशा अनिष्टकारी नहीं होती है, और गुरु राजयोग में भी शामिल होते हैं यदि गुरु शुभ अवस्था में हो तब। जैसे एक उदाहरण ले लेते हैं, यदि बुध शुक्र की स्थिति यहां बन जाएगी और गुरु यहां स्थित हो जाएंगे मंगल के साथ, तो बहुत ही श्रेष्ठ राजयोग बन जाएगा। सभी शुभ ग्रह केंद्र में आ जाएंगे और जातक अपने जीवन में ऊंचाइयों को प्राप्त करेगा। तुला लग्न की जन्म कुंडली में सूर्य यदि स्थित हो लाभ स्थान में, मंगल यदि स्थित हो धन स्थान में, शनि यदि स्थित हो चतुर्थ भाव में, बहुत ही सुंदर स्थिति, श्रेष्ठ राजयोग। तुला लग्न की जन्म कुंडली में यदि नवमेश और दशमेश यानी बुध और चंद्रमा की युति हो, या तो बुध और चंद्रमा स्थित हो दशम भाव में ही, या बुध और चंद्रमा स्थित हो नवम भाव में, तो यह भी राजयोग को जन्म देगी। अगर मंगल और शनि का परिवर्तन होता है तो यह भी अच्छा है, यह परिवर्तन योग भी बहुत सुंदर परिणाम देगा। यानी अगर मंगल यहां स्थित हो जाए और शनि यहां स्थित हो जाए, एक बात याद रखिएगा आप लोग, तुला लग्न में शनि योग कारक होते हैं। अगर वो अपनी अच्छी राशि पर स्थित है तो कहना ही क्या, यदि अपनी शत्रु राशि पर भी स्थित है तो बाकी लग्नों के में जितना बुरा फल वो देते तुला लग्न में नहीं देंगे, कुछ ना कुछ लाभ दे ही देंगे। हाँ, अष्टम में जाएंगे तो थोड़ा सा शारीरिक स्वास्थ्य में समस्या जो है वो ज्यादा रहेगी, पर आयु बहुत अच्छी दे देंगे। तो ये आपने देखा नवम और दशम। ठीक उसी प्रकार से तुला लग्न की जन्म कुंडली में यदि धनेश और पराक्रमेश की युति हो, यानी मंगल और गुरु की युति हो, जो कि षष्ठेश और सप्तमेश है, तो ऐसे लोगों को मैंने राजनीतिक जीवन में बड़ा सफल देखा है।
हाँ, संघर्ष के बाद 38 से 40 तक ये लोग खूब संघर्ष करते हैं, लेकिन उसके बाद उस संघर्ष से उभर करके आते हैं, बहुत नाम कमाते हैं। यह युति भी हो सकती है और परस्पर दृष्टि संबंध भी हो सकता है, एक साथ भी कहीं स्थित हो सकते हैं, और या तो एक दूसरे को अपनी सप्तम दृष्टि से देख लें, बहुत ही अच्छी स्थिति हो जाएगी। तुला लग्न में यदि चंद्रमा उच्च के हो जाए अष्टम में तो भी अच्छे हैं। हाँ, सरकारी नौकरी में बाधा दे देंगे, पर फिर भी बाकी चीजों के लिए अच्छे हैं। तो एक तुला लग्न की जन्म कुंडली के ये प्रमुख योग थे, और भी कई नियम हैं जिनसे राज्यों का निर्माण होता है, लेकिन यह कुछ चुनिंदा राज्यों जो कि हमेशा अच्छा फल देते हैं। और यहाँ हमने नीच के सूर्य के बारे में भी डिस्कशन किया कि सूर्य नीच के लग्न में, क्योंकि सूर्य बुध शुक्र, अगर सूर्य का नीचे तो भंग हो गया तो एक बहुत ही अच्छा राज्यों का निर्माण हो जाता है, और ऐसा जातक अपने जीवन में प्रसिद्धि और कीर्ति प्राप्त करता है। तो ये कुछ योग जिन पर हमने चर्चा की। अब आइए एक दर्शक के प्रश्न को ले लेते हैं। दर्शक संजय ठाकुर जी, इनका प्रश्न है कि इनकी शादी कैसी होगी और कब तक होगी। संजय जी, वृषभ लग्न है आपका, और लग्न में ही शुक्र है, यानी वृषभ राशि पे प्रतीत तो हो रहा है कि मालव योग लगा रहे हैं, परंतु नवमांश में नीच में, एक यह नोट करने वाली बात है। दूसरी बात, पाप कर्तरी में है, आपका लग्न भी पाप कर्तरी में और शुक्र भी पाप कर्तरी में। अब यदि आपने मेरा विवाह वाला वीडियो देखा होगा तो मैंने कहा था कि पुरुषों की जन्म कुंडली में यदि शुक्र, क्योंकि शुक्र विवाह के कारक होते हैं, और शुक्र यदि पाप प्रभाव में आते हैं या पाप कर्तरी में आते हैं तो विवाह में विलंब हो सकता है। यह स्थिति परिलक्षित हो रही है आपकी जन्म कुंडली में। दूसरी बात है कि शनि 12वें भाव में नीच के हैं, और वृषभ लग्न में शनि सर्वाधिक योग कारक ग्रह होते हैं, यहां भी परेशानी। तो इसका आपको उपाय करना पड़ेगा। देखिए, वैवाहिक जीवन तो शुक्र की दृष्टि है। अच्छा, एक और चीज है, मंगल सप्तमेश आपके अस्त हो रहे हैं, तो यह भी चिंतनीय विषय है, मंगल का अस्त होना। तो कुल मिलाकर यदि मैं देखूं तो विवाह में थोड़ी विलंब, परेशानी आएगी। और अभी गोचर से तो आपकी जो राशि है उससे यदि मैं बात करूं तो गोचर से तो आपके योग बन रहा है, क्योंकि चंद्रमा कुंभ राशि पे है, तो गोचर से विवाह का योग बन रहा है। लेकिन अभी आपको इंतजार करना पड़ेगा, क्योंकि अंतर्दशा से बहुत स्ट्रांग योग नहीं बन रहा है। 2025-26 के बीच में एक योग है, और यदि वहां मिस करते हैं 2028 और 29 में। और मेरा सलाह यह है कि विवाह काफी सोच समझ कर कीजिएगा, और कुंडली मिलान के बाद ही कीजिएगा। तो दर्शकों, मुझे पूरी उम्मीद है और विश्वास आपको यह कार्यक्रम अत्यंत पसंद आ रहा है, और इसी तरह कार्यक्रम को पसंद करें, वीडियो को लाइक करें, खूब शेयर करें और सब्सक्राइब करें, ताकि ज्योतिष का यह जो ज्ञान है वह लोगों को मिलता रहे। और जो मैं प्रश्नों का जवाब देता हूं, हो सकता है किसी का प्रश्न का किसी को बहुत जरूरत हो और उसका प्रश्न का भी जवाब उसको इस वीडियो के माध्यम से मिल जाए। तो यह काम भी आप कीजिए। आज के बस इतना ही। नमस्कार।